नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी अगर पेपर में आता है कब जारी की गई थी। देखिए ये पॉलिसी है, हम पहले कई बार अंतर बता चुके हैं। एक्ट होता है, पॉलिसी होती है, डायरेक्टिव्स होते हैं, इंस्ट्रक्शन होता है। तो इसका कोई विधिगत आधार नहीं होता है। सरकार अनौपचारिक रूप से एक पॉलिसी जारी करती है जो आने वाले 10 साल 5 साल के लिए रहती है। जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जारी हुई है 2020, अभी 10-12 साल बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी। इससे पहले 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी। तो जैसे फॉरेस्ट पॉलिसी जारी की जाती है, समझ रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी जारी की जाती है, इन्वायरमेंट पॉलिसी जारी की जाती है, इसको बंद करिए, हेल्थ पॉलिसी जारी की जाती है। वैसे ही क्या जारी की गई है तो कोऑपरेटिव पॉलिसी, नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। जैसे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति जारी की जाती है, समझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ पोषण नीति जारी की जाती है। उसी तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सहकारिता नीति जारी की जाती है। और ये नीति कब आई थी तो वर्ष 2002 में आई थी। अगर समय रहा तो अंतिम में इसके कुछ तत्वों और कुछ प्रावधानों पर हम लोग चर्चा अवश्य ही करेंगे। तो एक तथ्य के रूप में यह सदा आपको स्मरण होना चाहिए कि हमारे देश के लिए राष्ट्रव्यापी सहकारिता नीति किस वर्ष जारी की गई थी तो वर्ष 2002 में जारी की गई थी। ये भी एक तथ्यात्मक स्वरूप हो सकता है सहकारिता के लिए, जो आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, अब देखिए थोड़ा दर्शन पर नज़र डालते हैं सहकारिता की। फिलॉसफी अबाउट कोऑपरेटिव, सहकारिता के पीछे दर्शन क्या है, और दर्शन मतलब फंडामेंटल बेसिस, समझ रहे हैं। तो मानव नामक यह जो जंतु है, इस प्रकृति में पाए जाने वाले अन्य प्राणियों से कई रूप में पृथक है। आज हम लोग इस प्रकृति में कई प्रकार के जंतु हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जिसको तो हम लोग देख ही नहीं सकते हैं। एक अगर आप सूक्ष्म जीव विज्ञानी माइक्रोबायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो कहेगा एक जल की बूंद में, 1 रेन ड्रॉप में हजारों सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया हो सकते हैं। सिर्फ एक रेन ड्रॉप में अगर सूक्ष्मदर्शी से उसका सूक्ष्म अवलोकन किया जाए तो सिर्फ एक जल की बूंद जो वातावरण से नीचे की तरफ जमीन पर आकर आपतित होएगी, उसमें ही हजारों बैक्टीरिया, कवक हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं। तो इस प्रकृति में अनेकों जंतु हैं संख्यात्मक रूप से, और उनके प्रकारों के रूप में भी इतने जंतु हैं, लेकिन उन सब में अव्वल कौन है तो मानव है। और इसका अगर श्रेय जाता है मानव को तो उसका चेतना, आत्मा। ऐसा नहीं है कि इस पूरे प्रकृति में चेतना मात्रात्मक रूप से सबसे ज़्यादा मानव के पास है। हमसे ज़्यादा चेतना मात्रात्मक रूप से तो डॉल्फिन के पास भी होती है, ऑक्टोपस के पास भी होती है। हाथी भी अपना भोजन खोजने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। चेतना होगी तब तो अपना रहा है। ग्रीष्म ऋतु में बैल को अगर छोड़ दिया जाए तो पुनः अपने स्वयंमेव घर वापस लौट पाता है। अगर चेतना रहित होता तो वो आ पाता क्या? उसके पास कुछ तो आत्मा है जो पुरानी चीज़ों को स्मरण रख सकता है। आत्मा मतलब बुद्धि, मन, चेतना। लेकिन मानव के चेतना में कई ऐसे गुण हैं जो अन्य जंतुओं के चेतना में नहीं है। और आज हम लोग इस सदी में 21वीं सदी में खड़े हैं और अभूतपूर्व विकास किया है मानव ने। और अगर इस अभूतपूर्व विकास के पीछे कारणों को ढूंढने का प्रयास किया जाए तो अनेक कारणों में से एक कारण क्या आ जाएगा तो सहकारिता। हम शुरुआत ही कहाँ से किए थे तो मानव के
उद्भव से किए थे कि कैसे पाषाण युग में मानव ने सहकारिता के जरिए शिकार किया और खाद्यों का संग्रहण किया और अपने जीवन के ग्राफ को ऊपर की तरफ लेकर गए। समझ रहे हैं? लेकिन आज का यह युग वर्तमान संदर्भ में कई दर्शन शास्त्रियों के बीच, कई विद्वानों के बीच बहस चलती है कि सहकारिता होनी चाहिए कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है। सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप स्वयं एक प्रतिस्पर्धा के लिए अभी जूझ रहे हैं। समझ रहे हैं? प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के जो मानने वाले लोग हैं, एक जो समुदाय है जो इस विचारधारा का समर्थन करता है, उसका मानना है कि प्रतिस्पर्धा हमारी प्रकृति में है। जब कोई विचारशील व्यक्ति या जब कोई दर्शन शास्त्री या जब कोई विद्वान किसी चीज़ के विचार में अटक जाता है, फंस जाता है, व्यथित हो जाता है, तब वह नज़र दौड़ाता है प्रकृति की तरफ। क्या प्रकृति में प्रतिस्पर्धा का गुण है? अगर प्रकृति में प्रतिस्पर्धा का गुण है तो यानी यह प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत निश्चित रूप से सही हो जाता है, क्योंकि जितनी भी चीज़ें आएंगी वो कहाँ से आएंगी? प्रकृति से आएंगी। जो चीज़ देखे ही नहीं वो चीज़ सोच ही नहीं सकते हैं। हर एक पादप दूसरे पादप से जमीन में पोषण और जल के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है। उसी प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए निंदाई की गतिविधि की जाती है, खरपतवार को हटाया जाता है। चीता, शेर, कुत्ते, लोमड़ी अपने हिरण के शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। हिरण, नीलगाय घास के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। घास आपस में जल और पोषण के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं आपस में कि मेरे को मिल जाए, और दूसरा कह रहा है मेरे को मिल जाए। तो इस शाखा के मानने वाले व्यक्तियों का कहना है कि जब प्रतिस्पर्धा प्रकृति में है तो मानव के बीच में भी होना चाहिए, और जब प्रतिस्पर्धा आ जाएगी यानी सामूहिकता की भावना तो नहीं रहेगी। लेकिन प्रकृति में ये जो प्रतिस्पर्धा के गुण देख रहे हैं विद्वान, उनका दृष्टि बहुत छोटा है, व्यष्टि आधारित है, समष्टि आधारित नहीं है। अगर इसको और अगर आप व्यापक कर दोगे, अगर पूरे फूड चेन को देखोगे तो वहां सामूहिकता दिखाई देगा। शेर और हिरण आपस में निर्भर हैं, हिरण नहीं रहेंगे तो शेर नहीं रहेगा। एक पौधा कभी स्वयं में जीवित नहीं रह सकता है, उसको दूसरे पौधों की जरूरत पड़ेगी। आप अपने जीवन में एक दिन भी पूर्णतः अकेले जी ही नहीं सकते हैं, एक दिन भी जी नहीं सकते पूर्णतः आप। चाहे आप सजीवों का सहायता लें, सजीव यानी कि दूसरे मानव का या दूसरे जंतु का, या तो फिर निर्जीवों का सहायता ले लें। अब कोई लोग सर कोई जंगल में है, एक दिन तो अकेले रह सकता है, लेकिन दूसरे सजीव पादप का भोजन तो करेगा, उस पर तो आश्रित है। किसी ने घर बनाकर दिया होगा या खुद बनाया होगा, पत्तों का, झाड़ियों का सहारा लिया होगा। तो जब आप समष्टि रूप में देखेंगे तब आपको वहां क्या दिखाई देगा? सहकारिता, सामूहिकता दिखाई देगा। समझ रहे हैं? तो ये जो आज विकास हुआ है सामूहिकता की भावना है। अगर आप सूक्ष्म दृष्टि रखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? प्रतिस्पर्धा। इसीलिए परिवारों में सब सूक्ष्म दृष्टियान होते हैं, इसीलिए क्या होती है? प्रतिस्पर्धा होती है। लेकिन अगर आप सीरियल को देखेंगे तो जो बहू रहती है वो कैसी विचारधारा रखती है? सामूहिकता की। तभी पूरे परिवार को साथ लेने के लिए बहू सीरियल में देखे होंगे, और जो कोमलिका जैसे चीज होते हैं उन लोग
प्रतिस्पर्धा पर। इसीलिए क्या होता है, आपस में टकराहट की स्थिति आती है। भाई बहू को देखे वो सबको साथ लेकर चलने का उसका प्रयास रहता है। तो कुछ समझ पा रहे हो क्या अंतर प्रतिस्पर्धा और सहकारिता में? सामूहिकता, अब अगर इसको आर्थिक रूप से अगर आज के संदर्भ में और आगे बढ़ाएं तो सहकारिता का अस्तित्व है समाजवाद की विचारधारा में, और प्रतिस्पर्धा का गुण है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी में आज सब एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लेकिन समाजवाद में संपत्ति को किस रूप में देखा जाता है, तो सामूहिक रूप में दिया और सबका विकास किया जाता है। इसीलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आपको असमानता दिखाई देती है, क्योंकि किसी के पास ज़्यादा संपत्ति तो किसी के पास संपत्ति ही नहीं है, और है भी तो बहुत कम है। समाजवादी में पूरे संपत्ति को सामूहिक रूप दे दिया जाता है और लोगों की आवश्यकता अनुरूप उस संसाधनों से उत्पादक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। गांधी जी इस विचारधारा से संबंधित रखते थे, समाजवाद। आज हमारा देश दोनों का मिला जुला रूप है, पूंजीवाद का भी और समाजवाद, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं हमारे देश को। कुछ विषय पूंजीवाद पर आधारित हैं तो कुछ विषय समाजवाद पर आधारित है। समाजवाद के कुछ तत्व, रेलवे जो समाज के लिए बनाए गए हैं, समझ रहे हैं। तो अगर सहकारिता को देखें तो ये समाजवाद से संबंधित होगा, और गांधी जी का सरोकार किससे था, तो समाजवाद से था। और इस विचारधारा समाजवाद या सहकारिता या सामूहिकता की विचारधारा को जमीन पर लागू करने के लिए उन्होंने कई सारी गतिविधियां की, जैसे कि साउथ अफ्रीका में, जब भारत से आने से पहले जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, तो हमारे देश के जैसे ही साउथ अफ्रीका में भी स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, और वहाँ भी अंग्रेज़ों का अत्याचार था। तो उन्होंने वहाँ सुने होंगे आप लोग, फिनिक्स आश्रम बनाया था। इसमें गरीबों को इकट्ठा करके सामूहिक आधार पर कृषि किया जाता था। दूसरा, इसके बारे में जाकर आज ही जाइए, क्योंकि चूंकि यहाँ विषयांतर हो जाएगा अगर मैं फिनिक्स आश्रम के बारे में बात करने लग जाऊंगा तो, लेकिन ये आप लोगों का दायित्व तो होना चाहिए। फिनिक्स आश्रम किसने बनाया, कब बनाया, कहाँ बनाया और क्यों बनाया और कैसे बनाया, ये आप लोगों का दायित्व तो है। कभी न कभी फिनिक्स आश्रम से आपका वास्ता पड़ेगा ही, समझ रहे हैं। दूसरा, साउथ अफ्रीका में ही डरबन में टॉल्स्टॉय आश्रम इन्होंने बनाया, जो स्वतंत्रता आंदोलन में पीड़ित लोग थे जिन पर अत्याचार और कहर बरसाया था अंग्रेजों ने, उनके पुनर्वास के लिए भी उन्होंने एक आश्रम बनाया था कि आइए हम पीड़ित हैं, शोषित हैं, मिले जुले और एक साथ कार्य करें और एक दूसरे का पेट भरें और एक दूसरे का सहारा बने। समझ रहे हैं। भारत में इनकी शुरुआत होती है, अगर एक कूद पड़ते हैं आंदोलन में तो 1917 पहली बड़ी घटना होती है, चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद अनेक गतिविधियां चलती रहती हैं जब तक उनकी मृत्यु नहीं हो जाती है। यहाँ भी इन्होंने सामूहिकता और सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए अनेक आश्रमों का स्थापना इन्होंने किया, जैसे कि साबरमती आश्रम, इसका जिक्र भी हम लोग कर चुके हैं। कब किए हैं तो
स्वयं सहायता समूह जब पढ़ रहे थे, जब उसके उद्भव को समझने का प्रयास कर रहे थे, जो सेवा संगठन बनाया था ईलाबेन भट्ट ने, वो सेवा संगठन आया ही कहाँ था, तो साबरमती आश्रम के टेक्सटाइल जो वहाँ समूह था उससे बनकर वो आया था। समझ रहे हैं, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन TLA। साबरमती आश्रम में ही ये लोगों को प्रशिक्षित करते थे, उनको शिक्षा देते थे और उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते थे। समझ रहे हैं, आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर क्या? आत्मा का मतलब चेतना। आप उस पर निर्भर हो जाएं, अपनी चेतना पर निर्भर हो जाएं। और जब भारत का आत्मनिर्भरता की बात होती है तो भारत की चेतना कौन है? आप हैं। जब इस देश का हर व्यक्ति अपने आप पर निर्भर हो जाएगा तो फिर क्या कहेंगे कि भारत क्या हो गया? आत्मनिर्भर हो गया। और चौथा तो सेवा ग्राम आश्रम, कहाँ तो पीटेंगे एक आध दिन आप लोगों को हम। वर्धा नदी के तट पर बसा वर्धा शहर में सेवाग्राम आश्रम है। नया रायपुर में भी बन रहा है और इसी के तर्ज पर बन रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ का जो रीपा भी है वो भी किसके दर्शन पर आधारित है? तो गांधी जी के, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहते हैं। समझ रहे हैं, तो भारत में जो सहकारिता चल रही है, अगर उसके पीछे किसी का दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है तो वो कौन है? तो गांधी जी। समझ रहे हैं, और कुछ उदाहरण आप बता सकते हैं। ठीक, इतनी बातें हो गई, चले आगे। समझ पाए क्या? तो थोड़ा सा विचार करना भी जरूरी है। आप स्वयं से विचार कर सकते हैं। प्रतिस्पर्धा वर्सेस सहकारिता क्या उचित है? आप स्वयं निर्णय लें, अपनी चेतना का उपयोग करें। समझ रहे हैं, क्योंकि संतुलन का नियम होना जरूरी है। संतुलन का नियम होना जरूरी है, हम बताए थे। और हमारे संविधान निर्माताओं ने वो करने का कोशिश इसीलिए क्या है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्योंकि एक्सट्रीम, हम बार बार कहते हैं, एक्सट्रीम कभी भी सही नहीं होता। एक ध्रुव को पकड़ना कभी भी सही नहीं होता, क्योंकि एक ध्रुव को पकड़ना सबसे आसान होता है। या तो मैं लड़ूंगा या तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये दोनों काम करना क्या है बहुत, लेकिन दोनों को एक साथ लेकर चलना कठिन होता है। संतुलन रखना कठिन होता है, इसलिए लोग क्या पकड़ते हैं? एक सिरे को, मैं आज से ऐसा ही करूंगा। तो कभी भी एक्सट्रीम जीवन में मत होइए। एक्सट्रीम हमेशा खतरनाक, एक समय बाद आके थक जाएंगे, पीड़ित हो जाएंगे, धैर्य टूट जाएगा। लेकिन संतुलन होता रहेगा तो लगातार आपको ऊर्जा मिलती रहेगी। समझ रहे हैं, तो थोड़ा विचार आप लोग खुद में करेंगे तो बेहतर रहेगा। अब हम लोग पढ़े थे कि भारत में कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय से 6 जुलाई वर्ष 2021 को सहकारिता को अलग करके एक नवीन मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? तो सहकारिता मंत्रालय। तो हम लोगों ने देखा था सहकारिता मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय। कब? तो तिथि याद रहेगी, मंत्री अमित शाह जी। ठीक, इनके पास और क्या पदभार है? तो गृह मंत्रालय। ठीक, अब इस मंत्रालय का क्या देख लेते हैं हम लोग, उद्देश्य देख लेते हैं। इस मंत्रालय के गठन करने के पीछे का उद्देश्य क्या है? ठीक, तो उद्देश्य सबसे पहली बात सहकारिता को समेकित रूप में प्रोत्साहित
करने के लिए एक विशेषीकृत संस्था की व्यवस्था करना। कुछ गलत कह रहे हैं क्या? एक विशेष संस्था होना चाहिए जो देश में सहकारिता को बढ़ावा दे। सहकारिता के भाव में एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ता है। समझ रहे हैं? मणिपुर जैसे राज्य आज हिंसा की चपेट पर हैं। समझ रहे हैं? एक दूसरे के प्रति विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। तो जब भी सहकारिता आएगा तो आप लोगों कोई भी चीज़ अगर मिलजुल कर कार्य करते हैं तो एक दूसरे के प्रति विश्वास आता है, हम लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगते हैं और प्रतिस्पर्धा में एक दूसरे का सम्मान करना भूल जाते हैं। उसकी सोच का, उसके शरीर का, उसके किसी भी पक्ष को हम लोग नज़रअंदाज करके किसका हित सोचने लगते हैं? केवल और केवल स्वयं का हित सोचने लगते हैं। समझ रहे हैं? आगे देखते हैं दूसरा। तो पहला उद्देश्य स्पष्ट है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जो किस पर केवल फोकस करे? तो सहकारिता पर, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है और उसमें पहले कृषि और किसान कल्याण से जुड़ा हुआ था ये। तो ऐसा आवश्यकता महसूस की गई कि सहकारिता आंदोलन को एक जन आंदोलन के रूप में निर्मित करने के लिए एक विशेष संस्था की आवश्यकता पड़ेगी। हम लोगों ने कई बार देखा है कि कई संस्थाएं तोड़कर नवनिर्मित की जाती हैं और उसी में से पृथक किया जाता है। जैसे RBI और देश को लगा कि भाई ग्रामीण विकास के लिए एक अलग बैंक होना चाहिए, तो नाबार्ड आया। समझ रहे हैं? तो वैसे ही लगा कि एक नवीन मंत्रालय की भी हमें क्या होएगी? ये आवश्यकता होएगी। समझ रहे हैं? आगे क्या है? सहकारिता से जुड़े प्रशासनिक कानूनी एवं नीतिगत निर्णय लेने के लिए तो ये क्या करेगा? यह मंत्रालय सहकारिता से जुड़े प्रशासनिक दायित्वों का निर्वहन करेगा और सहकारिता से जुड़े अगर किसी कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही है तो कैबिनेट को इसके बारे में सूचित करना कि भाई ये जो क्षेत्र है वर्तमान कानूनों के जरिए ठीक से विनियमित नहीं हो पा रहा है, तो एक नया कानून लाइए। या ये भी सुझाव दे सकता है कि ये जो कानून अभी जो एग्जिस्टिंग लॉ है इसमें इसके जो प्रोविजंस हैं वो वर्तमान चुनौतियों को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर क्राइम जैसे अनेक चीज़ों का उद्भव हो चला है। तो जो सूचना प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं वो सुझाव देते हैं ये जो हमारा कानून बना हुआ है वर्ष 2000 में, उस समय परिस्थितियां क्या थी? अलग थी। और आज यह कानून इंटरनेट से जुड़े चुनौतियों को हल कर पाने में सक्षम नहीं है। तो इसमें संशोधन या फिर एक नवीन कानून बनाना चाहिए और सरकार ने प्रयास भी किया है। BN श्री कृष्ण समिति भी सरकार ने बनाई, एक नया कानून भी लेकर आया, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, पारित नहीं हो पाया है अभी वो, सरकार ने वापस ले लिया उस कानून को, उसमें फिर नवीन एक नया कानून लाएगा। समझ रहे हैं? तो वैसे ही इसका काम क्या रहेगा
कि सहकारिता क्षेत्र के लिए जो भी कानूनी प्रावधान है उसके लिए मंत्रिमंडल को क्या करना, सिफारिश करना। विशेष रूप से कौन से मंत्रिमंडल को हम बताए हैं। मंत्रिमंडल में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है हमारे शासन के अंग में, अगर कार्यपालिका में देखेंगे तो कार्यपालिका एक छाते की तरह है, बहुत सारे कमान हैं उसमें, लेकिन एक बीच वाला जो कमान है वो है CCA, छाता का जो बीच वाला रहेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। कोई भी महत्वपूर्ण फैसले अब कृषि मंत्रालय वाला उसको यहाँ भेज देगा तैयार करके, ड्राफ्ट करके, प्रारूप बनाकर। इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बारे में भी आप लोगों को ईच एंड एवरी फैक्ट मालूम होना चाहिए, कभी न कभी टकराहट आपकी इससे भी होएगी पेपर में, समझ रहे हैं। तो शासन बहुत बड़ा है हमारा। उदाहरण के लिए बताते हैं, अभी रायपुर में देखेंगे जगह जगह पर सड़कें खुदी हुई हैं, आए दिन आप देखते हो, कभी वो खोद रहे होते हैं तो बना रहे होते। क्यों हो रहा है? शासन इतना बड़ा है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। PWD रोड बना दिया, जल संसाधन विभाग कल को आएगा, PHE डिपार्टमेंट अमृत मिशन के लिए रोड को खोदकर चला जाएगा पाइप बिछाने के लिए। अब वो रोड बनाएगा नहीं, उसको टेम्परेरी क्या कर देगा, मिट्टी से ढक देगा। कल को इलेक्ट्रिसिटी वाले आएंगे, कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। जब उनमें कोऑर्डिनेशन होता तो एक ही बार में सबका समेकित प्लान बनाते। अभी आपको तकलीफ होती क्या, संसाधनों की बेकारी होती क्या। अब देखिए रोड बना है, उसके लिए संसाधन शुरू में लगे, मजदूर संसाधन लगे, आर्थिक संसाधन लगे, अब कभी ना कभी तो उसकी मरम्मत भी करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये जो रहेगा ये कहाँ, वैसे ही ये CCEA है कहाँ, तो केंद्र स्तर पर, कि विभिन्न जो मंत्रालय हैं महत्वपूर्ण फैसले कहाँ आकर चर्चा होएगी यहाँ। और जब यहाँ चर्चा हो जाती है और अगर यहाँ चर्चा हो गई और अगर उस चर्चा के बाद जो निर्णय लिया जाएगा, अगर उस निर्णय के लिए किसी कानून में संशोधन की आवश्यकता है तो फिर वो पार्लियामेंट जाएगा। और अगर सरकार को किसी कानून के तहत शक्ति है कि ऐसा वो कर सकता है तो फिर निर्णय जारी कर देंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कुछ शक्ति सरकार के पास में रहती है कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन किसी कार्य को करने के पहले उसमें किसकी जरूरत पड़ती है, संशोधन की जरूरत पड़ती है, समझ रहे हैं। और आगे क्या है तो नीतिगत सलाह, नीतिगत जैसे अभी पढ़े राष्ट्रीय सहकारी नीति कब की है, तो वो सलाह कहाँ से आएगी इसके पास, यहीं से आएगा। एक संस्था रहेगी तब तो आएगा ना, समझ रहे हैं बच्चों। आगे क्या है, भारत में सहकारिता आधारित अर्थव्यवस्था मॉडल को बढ़ावा देना, हमारी अर्थव्यवस्था का मॉडल किस पर बेस्ड होना चाहिए, उसके लिए प्रयास करेगा यह मंत्रालय। ठीक, सहकारिता को जन आंदोलन के रूप में विकसित करना, जन आंदोलन के रूप में विकसित करना। पांचवा बिंदु, सहकारी समितियों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना,
अब आप लोगों को स्व कर्तव्य के रूप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को आज ही जाकर समझ लेना चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की संकल्पना पूरे विश्व में कब आई? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स कौन जारी करता है? पूरे विश्व स्तर पर इसकी रैंकिंग आती है। इतना आसान नहीं है अभी, आप देखिए, ठीक है आप बता रहे हैं अंदाजा, लेकिन इनके भी, हाँ, इसके भी पैमाने होंगे। समझ रहे हैं? कब से यह अवधारणा आई? ये इंडेक्स कौन जारी करता है? भारत का स्थान क्या है पूरे विश्व भर में? भारत की रैंकिंग क्या है? ये आपको जाकर इसके बारे में पढ़ना चाहिए। और इसकी गंभीरता को हम बता दें, कल बताए थे मेंस की क्लास में, कल पहला पेपर हुआ मेंस का, निबंध का, शायद जानते होंगे निकिता जी को आप लोग। उन्होंने तुरंत मैसेज किया 5 बजे के आसपास जब भी पेपर ख़त्म, कि सर आप बीच बीच में कुछ कुछ चीज़ें बताते रहते हैं और कुछ कुछ चीज़ों को पढ़ने को कहते हैं। प्रीलिम्स में भी वहाँ से प्रश्न थे और मेंस में भी हैं। कई बच्चे उसको सक्रियता से करते हैं, और हम बताए भी थे जब पढ़ा रहे थे भूगोल, तो उनके नोट्स में था, बोलते थे घर जाकर पढ़िएगा, तो उस चीज़ को वो पढ़कर आती थी। तो जो चीज़ कह रहे हैं अगर उसको ईमानदारी से देखिए, समस्या यही होती है, बच्चे लोग प्रेरणा या मार्गदर्शन के सिद्धांत पर होते हैं। डिफरेंट यूट्यूब में कोई अपना प्रेरणा या मार्गदर्शक खोजते हैं या विभिन्न टीचर्स को खोजते हैं, लेकिन बच्चे सिर्फ एक कार्य नहीं करते हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपका मार्गदर्शक कौन होएगा, और फिर उसकी बातों को मानोगे तब चेंज आएगा। समझ रहे हैं आप? जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक वो महज बातें हैं। अच्छी बातें तब अच्छी होंगी जब उसको आप उतारेंगे, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वो महज बातें हैं, जितनी भी अच्छी बातें आप जानते हैं। समझ रहे हैं? तो किसी भी टीचर की तब परिवर्तन आपका जीवन में आएगा जब आप किसी भी टीचर की बातों को मानना, अप्लाई करना शुरू करेंगे। हम अपनी दीक्षा में बस यही किए थे, जो सुनते थे 2 साल तक हम केवल और केवल सारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख कर केवल और केवल दीक्षा लिए हैं, और वहाँ हमने कार्य किया, जो बोला जाता था वो हम करते थे, तब जाकर हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया था। तो आप लोग भी जिसको भी मानते हैं, कोई भी शिक्षक हो, क्योंकि हम बार बार ही बोले, आपके भाई बहन, माँ बाप को छोड़कर अगर आपके हित के बारे में अगर कोई निस्वार्थ रूप से सोच सकता है तो वो एकमात्र व्यक्ति वो है शिक्षक। बाकी हर कोई आपको कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ उस पर छिपा रहेगा। तो जब कोई व्यक्ति निस्वार्थ रूप से अगर घर के अलावा कोई कह रहा है तो उसकी बातों को आपको मानना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए, तब जाकर परिवर्तन आएगा। तो आज ही जाइए, इसको जाकर भारत की रैंकिंग, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है ये जान लीजिए। ठीक? हाँ, तो सारा कुछ देखना है एकदम सिस्टमेटिक वे में। ठीक? तो जितना चीज़ों को फैक्चुअल याद रखोगे, बार बार पढ़ने से उतना बेहतर होगा। अंदाजा लगाना है, लेकिन जब उसको एक बार औपचारिक रूप से पढ़ने के बाद। समझ रहे हैं? चले आगे। तो और भी इसमें विषय आ जाएंगे, लेकिन उन सब विषयों को हम लोग समेट देते हैं अन्य सहकारी संबंधित विषय। ठीक? अब इन्हीं बातों को घुमा फिरा कर और भी उद्देश्य लिखे जा सकते हैं, वो हम लोगों के महत्व का है नहीं। आप लोग समझ जाएंगे, आप लोगों की चेतना इतनी रहेगी कि आप लोग उसको तोड़ मरोड़ कर समझ ही जाएंगे। ठीक? तो अन्य सहकारी संबंधित क्या हो जाएंगे? तो विषय हो जाएंगे। ठीक? और कुल मिलाकर अगर इसका समेकित उद्देश्य देखा जाए, इसका समेकित उद्देश्य कहा जाए, तो इस मंत्रालय का एक ध्येय वाक्य है, इस मंत्रालय का एक ध्येय वाक्य है, सहकार्य से समृद्धि। सहकार्य से समृद्धि, और सहकार्य से समृद्धि के लिए इतने तत्व किए जाएंगे। समझ रहे हैं? सहकार्य से समृद्धि।
लिख लिए? समझ रहे हैं चीजों को? चलें आगे लिखेंगे सहकारिता के सिद्धांत। सहकारिता के सिद्धांत। सहकारिता के सिद्धांत। सहकारिता के सिद्धांत। सहकारिता के सिद्धांत को हमारे मंत्रालय ने भी स्वीकारा है, जो अभी मंत्रालय गठित हुआ 6 जुलाई वर्ष 2021 को। और ये जो 7 सिद्धांत हैं, ये आज से लगभग 27 साल पुराने हैं। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, इन शॉर्ट ICA, 1995, कहीं कहीं 96 लिखा हुआ है, 95 लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में है। मैनचेस्टर, इंग्लैंड में इस 7 सिद्धांत को एडॉप्ट किया गया था। मैनचेस्टर इंग्लैंड में है, प्रसिद्ध शहर है। भारत में भी भारत के एक शहर को भी मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट की संज्ञा दी जाती है। आप लोग बता सकते हैं कि वह शहर कौन सा है? गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कानपुर। कानपुर को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। जो हम लोगों ने डेफिनेशन, परिभाषा पढ़ा था सहकारिता का, उस परिभाषा का भी प्रतिपादन कहाँ से हुआ था? तो ICA द्वारा। कोई जो परिभाषा हम शुरू दिन लिखवाए थे, वह ऐसा नहीं है कि हमने अपने से बना दिया। वह कहीं भी खोल के देख लेंगे। अगर गूगल में भी आप जाएंगे तो अगर लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेटिव अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, तो आपको जो परिभाषा हम लिखे हैं वही परिभाषा आपको नज़र आएगा। समझ रहे हैं? तो अब हम लोग देखने वाले हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस के 7 सिद्धांत, जिसको हमारे देश के 6 जुलाई 2001 में स्थापित सहकारिता मंत्रालय ने भी स्वीकार किया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं 7 सिद्धांत को, कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो स्वायत्त एवं जो सहकारी समितियां बनेंगी वो स्वायत्त एवं स्वतंत्र होनी चाहिए। ऑटोनोमस एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका मतलब क्या है? यानी कि ऑटोनोमस यानी वो निर्णय खुद से ले सके, निर्णय के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न रहें। जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो आपस में जिन लोगों ने सहकारी समिति का गठन किया है उन लोग आपस में निर्णय लें और अपने निर्णय के लिए किसी और पर बाध्य न रहें। तो उसका मतलब क्या है? तो ऑटोनोमस, स्वायत्त या फिर स्वतंत्र। स्वतंत्र वही है जो किसी दूसरे पर आश्रित न रहे। हाँ, नहीं तो वो स्वतंत्र रहेगा क्या भला? परतंत्र हो जाएगा वो। समझ रहे हैं? दूसरा है लोकतांत्रिक होना चाहिए। समिति कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक आधारित। लोकतंत्र का मतलब क्या है? हमारे डेमोक्रेसी में क्या है? लोग हैं और लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं।
तो इसमें भी सहकारी समिति बनेगी, उसमें तो बहुत सारे सदस्य रहेंगे, फिर उसमें से भी सहकारी समितियों को प्रबंधित करने के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव होगा, निर्वाचित होंगे, इलेक्शन होएगा, तभी वो क्या बनेगा। इलेक्शन नहीं होएगा तो फिर कोई ना कोई अपना फायदा उठाकर, अपनी निर्णय शक्ति का, अपने बौद्धिकता का, अपने संपत्ति का फायदा उठाकर नहीं बन जाएगा बोर्ड का मेंबर। तो लोकतांत्रिक होने का मतलब क्या है, वो जो कुछ लोग रहेंगे, भाई समिति में बहुत सारे लोग हैं, अब सब लोग तो प्रबंधित नहीं कर सकते हैं, तो कुछ लोगों को देना पड़ेगा प्रबंधन का कार्य। तो वो जो प्रबंधन का कार्य करेंगे वो कैसे आएंगे, निर्वाचित होकर, इलेक्ट होकर आएंगे। ये नहीं कि चल तू चले जा, उन लोगों के लिए भी क्या होएगा, मतदान नहीं होएगा। बचपन में तो देखिए, एक बात अगर आप लोगों ने बारीकी से अवलोकन किया होगा अपने बाल्य अवस्था में, हर क्लास का एक क्या होता था, मॉनिटर। लेकिन वो मॉनिटर को जब आमतौर पर क्लास टीचर एक काम करते थे, अगर उस मॉनिटर को अगर क्लास टीचर अपॉइंट करता था तो वो तानाशाह जैसे होता था सदैव। एक बार अगर नाम लिख दिया कि हल्ला करने वाले का है तो फिर आप मार खाओगे, आपको फिर आप कहीं जाकर अपनी याचिका दायर, कोई सुनवाई का दूसरा मौका आपको। लेकिन जब वोटिंग करके जो मॉनिटर बनता था वो अच्छा कार्य करता था, क्योंकि उस सब क्लास के बच्चों की सहमति से वो बनेगा। भाई आप जिसको चाहोगे उसी को तो मत दोगे, और जो सबको चाह रहे हैं वो अच्छा होएगा, तभी तो सबने मत दिया है। अब समझ पाए क्या क्या महत्व है मतदान का और निर्वाचन का, बोलो। तीसरा है कि सबका आर्थिक भागीदारी होना चाहिए, आर्थिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए इसमें। चौथा, ओपन, मुक्त एवं स्वैच्छिक होना चाहिए, मुक्त एवं स्वैच्छिक होना चाहिए। पांचवा, मुक्त, ओपन और स्वैच्छिक। ओपन, मुक्त, खुला, क्या हो सकता है दूसरा शब्द, खुला। यानी कि जब इसमें सदस्य शामिल हों तो ना तो हम उसके लिंग के बारे में सोचें कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, न तो सोचे वो इस नस्ल का है, गोरे नस्ल का है कि गहरे नस्ल का है, न तो ये सोचें कि वो इस धर्म का है कि उस धर्म का है, न तो ये सोचें कि वह ये भाषा बोलता है या यह भाषा बोलता है, न तो ये सोचें कि वह ये तीज मनाता है, वो यह त्यौहार मनाता है। इन सबसे निरपेक्ष होना चाहिए। तो यानी उसको क्या बोलेंगे, ओपन। कोई भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति का मानने वाला हो वो आकर सहकारी समिति का सदस्य बन सकता है। लेकिन वो भी नहीं कि पकड़ कर ला रहे हैं चल, ऐसा नहीं। स्वैच्छिक होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए वो। इसीलिए अभी आप देखोगे तो क्या बनते हैं, स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, जो कचरा वचड़ा उठाते रहते हैं कुछ लोग मिलकर रोड पर, तो उसको क्या कहते हैं, वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन। स्वेच्छा से आकर उन्होंने अपनी एक जिम्मेदारी समझी अपने देश के प्रति, समाज के प्रति और इस प्रकृति के प्रति। तो जहाँ जहाँ पर कचरा है, मरीन ड्राइव के आसपास जाकर वहाँ के कचरा को, कई लोग बर्थडे मनाते हैं, लेकिन बर्थडे की वजह से वहाँ तालाब में रहने वाले मछलियों की जान लेने का कार्य भी कर देते हैं। प्लास्टिक न जाने जाकर वहाँ फैला देते हैं, क्योंकि आज ये प्रचलन में आ गया है। पहले बर्थडे लोग घर में 4 दीवारों के अंदर मनाते थे, आज तो सड़कों पर मनाया जाता, आप लोगों ने देखा होगा। मैं प्रत्यक्ष भी देखा हूँ और सोशल मीडिया के जरिए ज़्यादा देखा हूँ। लोग फिर क्या डालेंगे, स्टोरी, क्योंकि बर्थडे मनाना तो एक बहाना है, ज़्यादा वास्तविक उद्देश्य क्या है, स्टोरी डालना चाहिए। मूल उद्देश्य क्या है, डालना चाहिए। क्योंकि अभी लोग घूमने जाते हैं तो सबसे पहले शुरुआत से ही ट्रेन में बैठे, फिर वहाँ से शुरू हो जाता है। फिर खिड़की से एक रील बनेगा कि मैं अब जा रही हूँ या जा रहा हूँ, ठीक। फिर बीच में कुछ खाने का फिर वो डलेगा, फिर जब पहुँच गए तब फाइनली, फिर उसके बाद कहीं घूमने गए तो
समझ रहे हैं। और आजकल तो मैं भी देखता हूँ भौतिकवादी संस्कृति क्या है, ये भी आज जरा सुन। पहले आमतौर पर सब सदस्य लोग इकट्ठा होते थे और केक क्या होता था, लेकिन आज मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर, हालांकि हम लोग तो जन्मदिन मनाने वाले ही नहीं हैं, कॉलेज टाइम में भी यही होता था, केक काटने के टाइम तक कोई होश में ही नहीं रहता था, केक सुबह तक वैसे ही पड़ा रह जाता था। तो बचपन में तो कभी केक कोई काटा ही नहीं हम लोग के उसमें। लेकिन आज मैं देखता हूँ जो बच्चे अभी 21वीं सदी वाले जो बच्चे हैं, तो खासकर लड़कों में, कि मैं देखता हूँ कि वो 5-6 केक लाते हैं। हाँ, टेबल पर ऐसा रखा रहता है और कुछ तोप जैसा भी रहता है ऐसा। तो भौतिकवादी संस्कृति, जरूरत है क्या 5 केकों की? तो कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, जिसकी जरूरत भी नहीं है, जब वो कंज्यूम किया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? भौतिकवादी संस्कृति। समझ रहे हैं? और उसी से पर्यावरण का विनाश हो रहा है। भाई वो 5 केक के लिए संसाधन लगे होंगे प्रकृति के, तो आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा? हम बताए थे कि एक होता है बाजार और एक क्या होता है? बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, लेकिन बाजारवाद नहीं। बाजार और बाजारवाद में अंतर यह है कि बाजार में आपकी आवश्यकता के अनुरूप चीजें मिलती हैं और बाजारवाद में चीजें बनाकर आवश्यकता पैदा की जाती है। कई चीजें तो आपको आवश्यकता नहीं है लेकिन मार्केट में दिखेगी और आप लाएंगे, उस वस्तु को बनाने के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हुआ है। जरा आप सोचिए, आप एक बौद्धिक पुरुष की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो स्वैच्छिक का मतलब समझ पाए क्या, कि जोर जबरदस्ती वाली बात यहाँ पर नहीं है। अगर आप स्वयं में चाहते हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए तो आप आकर इससे जुड़ जाइए। कितने हो गए? 4 हो गए। आगे है सहकारी समितियों के मध्य समन्वय। क्या आ जाएगा? तो समन्वय। आगे है शिक्षा, प्रशिक्षण एवं सूचना। सहकारी समितियों के बीच में भी क्या होना चाहिए? समन्वय होना चाहिए। और सहकारी समितियों के सदस्यों में किसका समावेशन होना चाहिए? शिक्षा का, प्रशिक्षण का और सूचना का। और आगे क्या है? 7वां ठीक, और सहकारी समितियों की चिंताएं, समितियों की चिंताएं या फिर चुनौतियां। सूचना का मतलब है कि इंफॉर्मेशन। हाँ, अभी देखिए कि इंफॉर्मेशन की जिस भी गतिविधि से वो जुड़े हैं उसके लिए उनके पास क्या होना चाहिए? इंफॉर्मेशन। फिर इंफॉर्मेशन ही अंदर क्या होती है? प्रोसेस होती है, तो फिर उस काम को बेहतर कर पाएंगे। आप लोगों ने एजुकेशन नहीं लिया है, आप लोगों ने अपने स्कूल के समय में इंफॉर्मेशन लिया है, मैं भी। तो बाद में समझ में आया कि हम तो शिक्षा ले ही नहीं रहे थे, हमको केवल रटवाया जाकर क्या दिया जा रहा था। तो सूचना लेने के बाद जब आप दिमाग में उस सूचना से सोचकर जब कोई नई चीज़ लाते हैं अपने दिमाग में, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। तो सूचना इनके पास रहेगी तभी तो जिस विधा से जुड़े हैं, अगर उस विधा से जुड़ी सूचना ही इनके पास में नहीं है तो उस विधा को कैसे बेहतर तरीके से कर पाएंगे प्रोडक्टिव वे में? समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक। और 7वां क्या है? सहकारी समितियों की चुनौतियां या चिंताएं। तो ये 7 सिद्धांत दिए थे किसने? तो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ने, जिसको भारत के सहकारिता मंत्रालय ने स्वीकार लिया है, क्योंकि यही पूरे विश्व भर में यही 7 सिद्धांत चल रहे हैं। और इस 7 सिद्धांत की शुरुआत कब से हुई थी? तो वर्ष 1995 में। कहाँ से हुई थी? तो
मैनचेस्टर इंग्लैंड से हुई थी। ठीक, अब इसके लिए हम कुछ ट्रिक बनाने का प्रयास किए हुए हैं, तो आप लोग उसको ध्यान में रख पाएंगे तो बेहतर होगा। तो 7 सिद्धांत, क्योंकि ये पूरा विश्वव्यापी सिद्धांत हैं, तो पूछने की संभावना है, क्योंकि हर देश के सहकारिता के लिए क्या है, 7 आधार हैं। तो इसके लिए हमने बनाया हुआ है, तो ये तो इस तरीके से हमने बना दिया है। तो ए फॉर ऑटोनोमस है, डी फॉर डेमोक्रेटिक है, ई फॉर इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है, ओ फॉर ओपन है, सी फॉर है कि समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, टी फॉर ट्रेनिंग से ले लिया है मैंने, क्योंकि एजुकेशन लेते तो ई मेंशन हो चला है तो थोड़ा सा, और सी फॉर क्या है, तो चिंताएं हैं, कंसर्न है, समझ रहे हैं। तो ए डी ओ सी टी सी याद रखेंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगी। ठीक, तो ये 7 सिद्धांत को लिख लीजिए आप लोग अपने तरीके से, जितना भी याद रहें। चमड़ा उद्योग के कारण, इंडस्ट्री के कारण, जिस समय अंग्रेज थे उस समय वहाँ गंगा नदी थी, जल की आपूर्ति सतत होती थी, सुलभ होती थी, इसीलिए वहाँ उद्योग पनपा। क्योंकि इलाहाबाद और बनारस तो अध्यात्म नगरी हैं, कानपुर अध्यात्म के मामले में उतना आगे नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री के मामले में बहुत आगे है। इन दोनों शहरों से तुलना करेंगे तो चलें आगे। हाँ, कोलकाता हो जाता है। आगे है 5 प्रण। सहकारिता मंत्रालय के सिद्धांतों में 5 प्रण की भी बात कही गई है। 5 प्रण, पंच प्रण भी है। नेहा जी से थोड़ा बात कर लें, तब तक लिखिए। अच्छा, मानिकपुरी जी हैं। पंच प्रण, पंच प्रण, पंच प्रण 15 अगस्त 2022, 2023 का तो अभी आएगा। 15 अगस्त 2022 लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अमृत काल के लिए, अभी क्या चल रहा है हम पहले बता चुके, अमृत काल, आज़ादी के 75वें वर्ष से यह शुरू हुआ है और आज़ादी के शताब्दी वर्ष तक यह काल चलेगा, 2047 तक। अमृत काल का अंत कब हो जाएगा, तो फिर क्या शुरू होएगा, तो समृद्धि काल, क्योंकि भारत क्या हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, तो समृद्धता आ जाएगी, हम लोग भी यूरोप जैसे दिखने लगेंगे। फिर यूरोप वाले कहाँ आना चाहेंगे, भारत। जैसे आज हम कहाँ जाना चाहते हैं, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, बोलिए, हाँ, नॉर्वे, टोरंटो, दुनिया भर का और क्या क्या है। मैं तो अफ्रीका जाना चाहता हूँ, मैं भी सोचता हूँ कभी कभी जाके गुलाम बना लूँ उन लोगों को, नया देश शुरू कर वहाँ जाकर, अंग्रेजों के जैसे, समझ रहे हैं। सच में अभी वो कल पढ़ रहे थे जॉर्ज बर्कले को, जॉर्ज बर्कले बोले मैं नया समाज बनाऊंगा, ऐसा समाज जो दुनिया में, चले जाते हैं अमेरिका, बना नहीं पाते हैं, लेकिन अमेरिका में आज भी एक शहर है बर्कले नाम से, उनके नाम से समर्पित, समझ रहे हैं। तो पहले लोग ऐसी एडवेंचर करते थे, अंग्रेजों ने आके कर दिखाया, पूरी आधे दुनिया को, दुनिया के 1/4 हिस्से को गुलाम बना लिया था उन्होंने। 15 अगस्त 2022 अमृत काल 2047 तक 5 प्रण नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हर व्यक्ति को, इस देश के 130 करोड़ लोगों को होना चाहिए। और कहाँ से कहा, तो लाल किले के प्राचीर से संबोधित करके पूरे देश को 5 प्रण। सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि हमें औपनिवेशिक
मानसिकता को तोड़ना होगा, औपनिवेशिक मानसिकता को तोड़ना होगा। जो कॉलोनियल माइंडसेट है उसको हमें त्यागना होगा। जैसे कर्तव्य पथ बनाया गया तो बोला गया ये कॉलोनियल मानसिकता को तोड़ने का। अभी सेंगोल जब उन्होंने स्थापित किया तब भी नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कॉलोनियल माइंडसेट को तोड़ने की जरूरत। कॉलोनियल माइंडसेट का मतलब है कि हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, अंग्रेजों ने 2 साल हम पे राज किया तो बहुत कुछ हमारा जो अभी सोच है उस 2 साल में अंग्रेजों के अनुरूप हो गया। उस अंग्रेजों के आने के पूर्व जो विचारधारा थी भारतवर्ष की वो खो गई है। वो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह, हमारे एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ हमारी कैसे हो गई है, वेस्टर्न आधारित हो गई है। तो उसी को क्या करना है, हमें दूर करना है। अपने संस्कृति को आज देखिए, आप लोग, मैं, हर कोई पश्चिमी सभ्यता के जकड़ में फंसा हुआ है। आज देखें कि बौद्धिकता का आप स्वयं जरा सोच कर देखिए, कल्पना करिए और अपने मन से सच बोलिए। और 2 व्यक्ति हैं, अगर वो सूट में है और अगर एक धोती में है तो आप किसको बौद्धिक रूप से उस समझेंगे? ईमानदारी से जवाब दीजिए। यही मानसिकता क्या है? तो उपनिवेशिक है। समझ रहे हैं? आज वेस्टर्न तरीके से ड्रेस को पहनना माना जाता है विकास का प्रतीक है। तो इन सारी चीज़ों से हमसे क्या निकलना है? बाहर निकलना है। ये बॉम्बे में बैठे जो कुछ लोग हैं जो ऑफ स्क्रीन तो काफ़ी कुछ बात करते हैं मोरालिटी की, लेकिन ऑन स्क्रीन कैसी कैसी चीज़ें सिखाते हैं संगीत के माध्यम से आने वाली पीढ़ी को। एक छोटी सिंगर है, काफ़ी प्रसिद्ध हुई, छोटी हाइट की है, समझ गए आप लोग। जब ऑफ द स्क्रीन होती हैं या रियलिटी शो में होती हैं जिसमें कुछ भी रियलिटी नहीं होता तो वहाँ कैसी कैसी बातें करती। लेकिन जरा संगीत सुनिए, मेरा बॉयफ्रेंड कौन सा, ओ जिसके डोले सोले दुनिया भर की। क्या चीज़ें सिखा रहे हैं आप अपने कला के जरिए? कला प्रदर्शन का नहीं दर्शन का विषय है, संगीत प्रदर्शन का नहीं दर्शन का विषय है। जो हमारे मनोरंजन से और जुड़े क्षेत्र हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी, घासीदास जी, संगीत के माध्यम से, तानपुरा के माध्यम से घासीदास, गुरु घासीदास जी ने इस छत्तीसगढ़ अंचल के लोगों को एक नई दृष्टि प्रदान की, चीज़ों को सिखाते थे। राज्यसभा टीवी चैनल जो आपका क्षमता का विकास करता है, आज संसद टीवी हो गया है, सनसनी नहीं बनाता, उसमें देखे होंगे। न्यूज़ चैनल वाले क्या बनाते हैं? सनसनी। और दुख तब होता है कि वे लोग जो सिविल सेवक बनाने का दायित्व लिए हैं अपने ऊपर, उन लोग भी वीडियो डालते हैं तो क्या बनाते हैं? सनसनी। सेंगोल नहीं सुना होगा आपने, क्या है? जबकि कल मैं तस्वीर दिखाया था वेंकैया नायडू जी का, उन्होंने कहा मीडिया को कि सनसनी खबर से बचिए, ऐसा वीडियो नहीं होगा, ये इतना खतरनाक है, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आप उसको दूर करने के लिए सिविल सेवक बना रहे हैं, उसी मानसिकता को आप कैसे कर सकते हैं? आत्मनिरीक्षण की यहाँ जरूरत है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यही सब सारी चीज़ें क्या है? तो औपनिवेशिक मानसिकता, जिसे हमें क्या निकलना होगा? बाहर निकलना होगा और अपने ऋषि मुनियों द्वारा, अपने पूर्वजों द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर हमें पुनर्विचार करना होगा। आधुनिकता पश्चिमी को ग्रहण करने से नहीं आएगी, अपने बुद्धि का, अपनी चेतना का, अपनी आत्मा का विकास करने से आएगा।
समझ रहे हैं। और ये कौन लाएगा? आप लोग लाएंगे भाई। आगे जाकर नेतृत्व तो आप जैसे लोग ही करेंगे, आप में से ही कोई एक होगा, आप में से, या जो भी कुछ शिक्षा ग्रहण कर रहे, कहने का अर्थ है। और जब भी आप लोग ग्रसित होंगे तो कैसे होएगा वो? समझ रहे हैं। तो हमें कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलना होगा। ऐसा किसने कहा? तो प्रधान नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने आप लोगों से आह्वान किया है बच्चों। आप कितना सम्मान करते हैं अपने प्रधानमंत्री का? दलगत राजनीति से हट जाए तो आज जो प्रधानमंत्री हैं, लोगों ने मत दिया है तभी वो हैं। समझ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ये भूल जाते हैं, अभी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री जी की हत्या को कनाडा में झांकी लगाई गई, लेकिन हमारे विदेश मंत्री जी ने उसका निंदा तो किया, लेकिन एक बार भी बात नहीं की इंदिरा गांधी जी के। करना चाहिए था। प्रधानमंत्री चाहे किसी भी दल का हो, प्रधानमंत्री होते हैं वो, देश के हमारे वो हैं, वो प्रतीक हैं वो। एक बार भाई उनको तो किसी से छीन कर नहीं बने हैं प्रधानमंत्री जैसे पहले होता था। भाई लोगों ने मत दिया है उनके नाम से, तभी तो वो हैं। समझ रहे हैं। तो उन्होंने आपसे आह्वान किया है, तो जरा आप लोग भी इसके बारे में स्वयं से विचार अवश्य ही करें। आगे क्या है? तो अपनी विरासत पर गर्व करना। हम लोगों के पास जो क्या है? विरासत है, हेरिटेज है हमारे पास। कितने लोग जांजगीर चांपा के नक्का मंदिर में जाकर तस्वीर लेना चाहेंगे? कितने लोग सिरपुर के मंदिर में जाकर सेल्फी लेना चाहते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें अपने हेरिटेज पर गर्व ही नहीं है, अपने हेरिटेज को निकृष्ट समझते हैं। तो अजंता, एलोरा, ताजमहल, ऐसे अनेक अजूबे हैं जिसमें हमें क्या करना चाहिए? गर्व करना चाहिए। हमारा जो भी हेरिटेज है, जाति, धर्म, भाषा, लिंग से ऊपर उठकर जो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के अधीन जितनी भी तत्व हैं विरासत के, उन सब पर हमें प्राउड फील होना चाहिए। प्राउड फील करने का मतलब नहीं सिर्फ बोलने से, उसके लिए रिसर्च करनी चाहिए, उसके अच्छाइयों को लोगों के बाहर आना चाहिए। हमारे अगर साउथ इंडिया या नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे मंदिरों में अगर जाकर झांका जाए, हमारे जो प्रबुद्ध वर्ग हैं जब प्रबुद्ध बन जाते हैं तो देश छोड़ देते हैं, कर्म जन्मभूमि कहीं और, कर्म भूमि कहीं और हो जाती है। लेकिन अगर आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर प्रबुद्ध वर्ग अगर जाकर हमारे देश के धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का अगर निरीक्षण करेंगे तो वो नई सिद्धांत दे सकते हैं दुनिया को। हमारे मंदिरों में इतनी वैज्ञानिकता छुपी है। सांस्कृतिक स्थल, मंदिर ही नहीं, सांस्कृतिक स्थल घोटुल का अध्ययन करके उन जो बाहर से व्यक्ति आए थे उनका नाम मैं भूल गया हूँ, कुछ गियर्स, क्या नाम था? हाँ, वेरियर एल्विन, दुनिया में अमर हो गए। हमारे किसी व्यक्ति की हिम्मत हुई क्या भारत के कि जाकर अध्ययन करे? तो गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है कि हमने कभी अपनी विरासत के महत्व को नहीं समझा, उसको दुनिया के सामने नहीं ला पाए हैं, और हमें वो करना चाहिए। तो दूसरा प्रण क्या है? विरासत पर गर्व करना। समझ रहे हैं। आगे तीसरा प्रण है एकता। आगे क्या है? तो एकता। और भारत का तो दूसरा नाम ही क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। भारत में भला भारत जैसा डाइवर्सिटी मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आती है। भौगोलिक विविधता इतनी है यहाँ पर, सामाजिक विविधता इतनी है यहाँ पर, भाषा की विविधता इतनी है यहाँ पर, संस्कृति की विविधता इतनी है यहाँ पर। समझ रहे हैं? इतना ज़्यादा यहाँ डाइवर्सिटी है, अनेक धर्म के लोग, अनेक भाषा, लेकिन उन सब में क्या होनी चाहिए? एकता, भारत का भाव होना चाहिए। तभी हमारा देश आगे जाकर बढ़ेगा और नई इबारत लिख पाएगा। समझ रहे हैं? कितने प्रण हो गए? 3। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को
प्रत्येक नागरिक को और आप सभी को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, अपनी ड्यूटी को फॉलो करना होगा। और क्या, तो जो 11 कर्तव्य अनुच्छेद 51A में बताए गए हैं, दिए गए हैं, इसमें भी कहा गया है अपने विरासत की रक्षा करें, आज़ादी के मूल्यों को बनाए रखें, वैज्ञानिकता को बढ़ावा दें, साइंटिफिक टेम्परामेंट को दें। लेकिन हम लोग कभी कभी साइंटिफिक टेम्परामेंट, जब लड़ाई होती है हमारे मस्तिष्क में, हमारा सामाजिक नियम और हमारे वैज्ञानिकता के नियम में, तो हम लोग किसको ऊपर रख देते हैं? सामाजिक नियम को। अभी भी हमारे देश में इवन कई वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि वैज्ञानिकों में भी साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी है। तो ऐसे 11 कर्तव्य हैं। तो आज पहला तो यही होगा कि हर नागरिक को कर्तव्य करने से पहले उन 11 कर्तव्यों को जानना होगा। तो पहला कर्तव्य क्या है? आज ही जाएं, संविधान खोलें और उन 11 कर्तव्यों को जान लें। और 11 कर्तव्य बार बार परीक्षा में आते हैं, बच्चे बार बार गलत करके आते हैं, समझ रहे हैं? आएगा, निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य है, समझ रहे हैं? कौन से अनुच्छेद में है, कब जोड़ा गया है, क्या पहले से था संविधान में? क्या संविधान निर्माताओं ने ही इस कर्तव्य को निर्धारित किया था कि संविधान में संशोधन के जरिए आया है? ये भी तो हमें सोचने की जरूरत होगी, क्योंकि प्रश्न परीक्षा में तो आएगा। तो आप 11 कर्तव्यों को जाकर आज ही पढ़ लें आगे। और जब इतनी सारी चीजें हम कर लेंगे, इतनी सारी चीजें अगर हर देश का नागरिक करेगा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार और एक सामान्य तार्किक बुद्धि के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में निर्मित होने से शायद ही कोई रोक सके। तो 5वां लक्ष्य क्या है? विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया। सरल तो इस दुनिया में कोई भी चीजें नहीं है। अगर मेहनत करेंगे तो समुद्र में भी रास्ते बनते हैं, और आसमान भी नीचे झुक जाता है, नहीं झुका है क्या? बोलिए भाई। हाँ भाई, हमारे जैसे देश को गरीब देश समझा जाता था, लेकिन चंद्रमा पर हम भी पहुंचे, समझ रहे हैं? कोशिश करेंगे तो चीजें क्यों नहीं होंगी? तो ऊपर की 4 चीजों को पहले करना होगा, समझ रहे हैं? तो ये 5 प्रणों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय के सिद्धांतों में ये 5 प्रण का भी उल्लेख हुआ है। आज नहीं तो कल ये भी आएगा। क्यों आएगा ये भी बता चुके हैं, क्योंकि यह सिद्धांत अब कितने सालों तक चलेगा? आने वाले 25 सालों तक चलेगा। कभी न कभी तो आएगा, कभी न कभी चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी जी। और प्रधानमंत्री कोई बात बोलते हैं तो वैसे ही समाचार बनती है, वैसे ही समसामयिक मुद्दा हो गया, करंट अफेयर्स हो गया वो, समझ रहे हैं? आगे कितना बज गया? आगे हेडिंग देंगे सहकारिता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। सहकारिता से जुड़े सहकारिता से जुड़े संवैधानिक प्रावधान। मानव जिज्ञासु होता है। देखिए, भले आज डेमो में लगी है एक दिन के लिए, लेकिन कुछ बच्चे देख रहे हैं तो जिज्ञासा उत्पन्न हुई होगी, तभी देख रहे हैं। ठीक है, देखिए भला संवैधानिक प्रावधान। अब देखना होगा कि सहकारिता का हमारे संविधान में उल्लेख हुआ भी है या क्या लगता है? हुआ है, 9B में हुआ है। और हुआ है तो फिर कहाँ कहाँ हुआ है, आगे ये भी जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले अनुच्छेद 19(1)
सी या फिर ग। अनुच्छेद 19 सभी जानते हैं आप लोग, स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है। 19(1)(a) में कहा गया है आपको बोलने का, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार है। 19(1)(b) शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन है, कहीं भी आप इकट्ठे हो सकते हैं लेकिन शांतिपूर्वक। आज लोग इकट्ठे कैसे होते हैं? गोलीबारी, हिंसा के लिए होते हैं। तो कहीं इकट्ठे हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन कैसा सम्मेलन होना चाहिए? शांतिपूर्वक। और तीसरा 19(1)(c), 19(2) भी है तो ध्यान रखिएगा। 19 की धारा 1 के तहत उपधारा C या हिंदी में क्या कहेंगे? ग, क ख ग, ABC। इसमें कहा गया है कि संगम या संघ या सहकारी सोसाइटी निर्मित करने का अधिकार। तो पहला प्रावधान अगर पूछेगा, अगर मूल अधिकारों में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो आपके मौलिक अधिकार की व्याख्या करता है हमारे संविधान में, अगर वहाँ सहकारिता, तो यानी इस देश के हर एक नागरिक को सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है। किसने दिया? संविधान ने दी। आपको सरकार नहीं रोक सकती है। अगर आप सहकारी सोसाइटी बनाना चाहें तो सरकार चाहकर भी नहीं रोक सकती। रोकेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, न्यायालय जाइए, क्योंकि अधिकार दिया है संविधान ने। समझ रहे हैं? आगे अनुच्छेद 43 ख या फिर बी। अनुच्छेद 43 ख को ही अंग्रेजी में क्या तो बी। ये 43 अनुच्छेद आ गए, यानी कहाँ आ गए हैं? अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आ गए हैं। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पर। तो यहाँ अब राज्य का दायित्व है, अब राज्य की बात करेंगे। तो राज्य या तो इसमें तो 43B में तो पहले यह कहा गया है कि सहकारी सोसाइटी सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करना। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन करना। फिर इसको व्याख्या किया गया है कि राज्य सहकारी सोसाइटियों के राज्य सहकारी सोसाइटियों के राज्य सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक विरचना, वॉलंटियर फॉर्मेशन। विरचना का मतलब क्या है? फॉर्मेशन। रचना, रचना मतलब बनाना, निर्मित करना, क्रिएशन, फॉर्मेशन। ठीक, तो स्वैच्छिक विरचना यानी वॉलंटियर फॉर्मेशन। आगे बता रहे हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। ठीक, दूसरा, इसमें 4 ही क्यों बता रहे हैं ये भी बता दें इसका संदर्भ। हाल ही के परीक्षाओं में, चाहे व्यापम का हो चाहे लोक सेवा आयोग का हो, एग्जैक्टली जो संविधान पहले क्या होता था कि
जैसे आर्टिकल 19 से या आर्टिकल 22 से, तो उसको सरल भाषा में लिखकर प्रश्न आते थे। अब क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली जो संविधान में लिखा हुआ है उसी को कॉपी कर दे रहे हैं। और एक बदलाव आया हुआ है, ये जो एक संक्रमण है। दूसरा संक्रमण है कि पहले केवल इसको पूछ लेते थे कि सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन किस में है, तो अनुच्छेद 43(ब) में। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, उस अनुच्छेद के अंदर भी संविधान में क्या बातें कही गई हैं अब वो भी पूछा जा रहा है। शिक्षक तो नहीं बदल रहे हैं बदलते परिवेश के अनुसार, क्योंकि बदलना क्या रहता है, हाँ, और कठिन होता है। कोई अपने आप को बदलना नहीं चाहता, लेकिन आप जरा सोचिए, बदलाव तो करना है, प्रकृति का भी नियम है, और अगर वांछित परिणाम प्राप्त करने हैं तो बदलना तो पड़ेगा। शिक्षक नहीं बदल रहे हैं तो आप बदलिए, समझ रहे हैं। तो राज्य सहकारी सोसाइटियों के स्वैच्छिक विरचना यानी कि वॉलंटियर फॉर्मेशन के लिए, दूसरा स्वशासी नियंत्रण, ऑटोनोमस, स्वशासी मतलब बताए स्वायत्त या स्वशासी। आगे क्या है, लोकतांत्रिक, आगे क्या है, लोकतांत्रिक। चौथा वृत्तिक प्रबंधन, वृत्तिक प्रबंधन। वृत्तिक प्रबंधन का मतलब क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। प्रोफेशन को क्या कहते हैं, वृत्तिक। किस वृत्ति में हैं आप, किस प्रोफेशन में हैं आप, तो वृत्तिक का मतलब क्या है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। तो यानी कि जो राज्य है वह सहकारी समितियों के वृत्तिक प्रबंधन के लिए, यानी कि सहकारी समितियों का प्रबंधन कैसा होना चाहिए, प्रोफेशनल तरीके से होना चाहिए, और इन सब के संवर्धन के लिए कार्य करेगा। राज्य सोसाइटियों के इन सब विषयों के संवर्धन के लिए कार्य करेगा। नहीं समझ रहे हैं बच्चों, समझ रहे हैं। हो गया, चलें आगे। हाँ, अभी इसी में है संवैधानिक प्रावधान में। संवैधानिक प्रावधान में तो ये कौन कौन से पढ़ लिए, अनुच्छेद कौन कौन से इन्वॉल्व हैं यहाँ, तो अनुच्छेद 19 1 सी और 43 बी या 43 ख हिंदी में। ठीक, आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को जाना पड़ेगा भाग 9। कहाँ जाना पड़ेगा, तो भाग 9। भाग 9 में है पंचायत। तो सबसे पहले क्या है, पंचायत। अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक। ठीक, भाग 9 क क्या है, तो नगरीय निकाय। क्या है, नगरीय निकाय। अनुच्छेद 243 पी से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक क्या है, तो नगरीय निकाय है। और भाग 9 ख अंग्रेजी में क्या, 9 बी 9 ए। और अनुच्छेद इसमें किसकी बात कही गई है, तो सहकारी समितियों की बात कही गई है। और इसका अनुच्छेद ध्यान रखेंगे, कठिन प्रश्नों में से आएगा, क्योंकि यहाँ तक तो छत्तीसगढ़ वाले पढ़े रहते हैं, क्योंकि ये पंचायती और स्थानीय निकायों में सिलेबस के तहत है आपके, लेकिन यहाँ वाला ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे। तो जेड जी एस से लेकर जेड अनुच्छेद 243 जेड टी तक, समझ रहे हैं। और
यह कैसे आया? हमारे संविधान में शुरू से ही था क्या? संशोधन के जरिए आया है, तो वो भी आप लोगों को स्मरण रखना होगा। और संविधान संशोधन में मुख्यतः हमें 3 बात ध्यान में रखनी होती है। 3 वर्गों में हम लोग विभाजित कर सकते हैं कि कौन से नंबर का संविधान संशोधन है और किस वर्ष हुआ है और कहाँ, संविधान के किस भाग में हुआ। समझ रहे हैं? तो किस भाग में हुआ है ये तो पता चल गया, अनुच्छेद भी जान लिए और भाग भी जान लिए। अब आगे क्या जानना है? तो नंबर और वर्ष। तो 57वां संविधान संशोधन 2011 क्या आ जाएगा? तो 2011। अब ये सब मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये सब क्यों मैं लिखा हूं? देखिए, मेरा तो विषय केवल यहाँ था सहकारी समिति, लेकिन मैं क्यों लगे हाथ जितना हो जाए अन्य विषय उतना ही क्या है, बेहतर है। चलें, हो गया। आगे भारत का संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। 12वां या कुल 12 अनुसूची हैं। उस 12 अनुसूची में से 7वीं अनुसूची में कितने लिस्ट बनाए गए हैं? 3 लिस्ट बनाए गए हैं। पहला क्या है? तो केंद्र सूची, यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट, और तीसरा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची संघ सूची में 97 विषय हैं। किसी परीक्षा में पूछा गया है इस सूची में कितने विषय हैं? लिस्ट है। सूची मतलब क्या? लिस्ट। इसमें कितने विषय हैं? संघ सूची में तो 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। मेरे पास जो अपडेटेड है संविधान ही है पूरा, उसमें यही है भाई। मैं खुद इस पूरी लिस्ट जाके विजिट किया हूँ। इसका जो 32 नंबर का सूची है उसमें क्या लिखा हुआ है? तो जो 32 नंबर एंट्री पढ़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको? सहकारी। तो सहकारी प्रावधान जो संविधान में है, इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। दो राज्यों के लिए बना दिया है। 2 राज्यों के लिए मल्टी स्टेट सोसाइटी अधिनियम 2002, क्योंकि जब 2 राज्य इन्वॉल्व होते हैं तो कौन आएगा रोल में? सेंटर आता है। बाकी हर राज्य अपना अपना विषय ले सकते हैं। ये है मेरे पास जो संविधान है लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा, ये मई 2022 का है। तो ये मई 2022 के अनुसार ये चीज़ें अपडेटेड हुई हैं, तो शायद लेटेस्ट होना चाहिए। ये जो भारत सरकार द्वारा मई 2022 में जारी किया गया है संविधान, उसके अनुसार है। फिर भी आपने शंका अगर उत्पन्न किया है मन में, तो मैं एक बार और विजिट करता हूँ।
ठीक, तो ये आपके क्या हुए तो संवैधानिक प्रावधान हुए। एक बार जरा स्मरण कर कर बताइए मुझे शुरू से, पहले क्या इन्वॉल्व है तो अनुच्छेद 19(1)(c), उसके बाद 43(b), उसके बाद बी 9(ख), उसके बाद 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची के अंदर स्टेट लिस्ट, राज्य सूची 32वें नंबर का है। चाहे तो आप लोग हाँ जाकर पढ़ सकते हैं। अगर 32वें नंबर में विजिट करेंगे, कितने टोटल है तो 66 है, 66 में से 32वां नंबर विजिट करेंगे तो वहाँ सहकारी समिति स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक, तो ये इसके क्या हो गए संवैधानिक प्रावधान। इनमें से कोई भी आपके परीक्षा में आ सकता है। और कल हम लोग का रहेगा भारत में सहकारी समितियों के प्रकार, कि किस कौन कौन से क्षेत्र में या कौन कौन से क्षेत्रों में सहकारी के भाव के जरिए कार्य किया जा रहा है। विपणन में, कृषि में, दुग्ध में, बिजनेस में, डेवलपमेंट में, तो कहाँ कहाँ ऐसा भाव पाया जाता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक।